की राजनीति में अभी सबसे चर्चित नाम जो क्षेत्र में चल रहा है, पोरलाल जी खरते। शासकीय अपनी वाणिज्य कर सेवा की शासकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद सीधे सामाजिक क्षेत्र में उतरे पोरलाल जी खरते आज हमारे बीच मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि क्षेत्र में, राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में उनके आने के कारण और उनकी तैयारियों के बारे में। पोरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सीधे मुद्दे पे चलते हैं। बताइए कि ऐसे अच्छी खासी सरकारी नौकरी, मोटी तनख्वाह, ऐसे क्या कारण रहे जिससे आप सीधे सामाजिक क्षेत्र में और अब फिर राजनीति में आने की आपकी चर्चाएं जोरों पर चल रही? जी, जैसा आपने बोला कि सीधे सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीतिक क्षेत्र में आए, तो ये जो मेरा निर्णय तुरंत हुआ ऐसा नहीं है, ये 10 से 12 साल पहले का निर्णय है और मुझे 20 साल की सर्विस करना थी। वीआरएस सर्विस हो जाए उसके बाद में मैं वैसे भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ही रहे थे। ये योग संयोग की बात है कि अगस्त में मेरे 20 साल होते हैं, 29 अगस्त को, और 3 महीने के बाद में इलेक्शन होते हैं। और ये जो इलेक्शन की बात है, ये हमारे साथियों के बीच में हम लोगों की नवंबर में चर्चा हुई और हमने तय किया कि हम अभी एक सर्वे करते हैं, साथियों से मिलते हैं और जानते हैं क्या लोगों की भावना है, हमारे साथी कितनी तरह से प्रिपेयर है, नहीं है। फिर मेरे कई सारे संगठनों के साथ में रिलेशन है, सामाजिक संगठन, उनसे चर्चा की और चर्चा करते करते ये इतना समय गुजर गया और फिर फाइनली ये तय किया कि नहीं, अभी हमको सामाजिक क्षेत्र में जा रहे हैं हम। ये 20 साल की नौकरी हमारी बची हुई है अभी, वो छोड़ के समाज और देश सेवा के लिए अपन जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो एक सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म हो सकता है वो जनप्रतिनिधित्व का हो सकता है, तो इसलिए हमने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया। आरोप लग रहे हैं आप पे, कहीं ये चुनावी पेतरा तो नहीं? जी नहीं, चूंकि मेरा ये तो एक अवसर की बात है। हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और अवसर मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। बाकी समाज सेवा और देश सेवा तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमारा चुनाव ही मकसद है। हमारे लोगों के लिए, हमारे इलाकों के लिए, इलाके के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए काम करना हमारा मकसद है। कांग्रेस की तरफ से आपकी टिकट की दावेदारी की बात सामने आ रही है, दावों में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, आपको यदि कोई जानकारी मिली है तो ऑथेंटिक जानकारी है और हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी मजबूती से प्रस्तुत की है। और चूंकि हम इस आइडियोलॉजी को पहले से ही हम फॉलो करते हैं, मेरा परिवार उससे जुड़ा हुआ है, तो हमने दावेदारी प्रस्तुत की है। आपके विरोध करने वाले आप पे आरोप लगाते हैं कि आप सीधे पैराशूट उम्मीदवार है। इसके पहले आप शासकीय नौकरी में बाहर ही रहे, शिक्षा आपकी बाहर हुई और लगातार क्षेत्र से आप बाहर रहे। उनका यह आरोप है कि आप क्षेत्र में राजनीति किस तरह से कर पाएंगे, आपका संपर्क, आपका जुड़ाव किस तरह से क्षेत्र में रहा? जी, पहले तो मैं उन लोगों को बिल्कुल विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि पैराशूट का अर्थ समझ लें। और दूसरी जो बात है कि मेरा जो जन्म स्थान जो है ग्राम मेंदियापानी, तहसील वरला और जिला बड़वानी है। और चौथी जो बात है कि हम लोग इस इलाके से कोई नए हैं ऐसा नहीं है, बचपन से ही इलाके में काम कर रहे हैं। पढ़ाई करने, मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन जो है गाँव में और वरला में हुआ है, उसके बाद में कॉलेज में रहे, तो जितना छुट्टी का समय हमने इलाके में गुजारा है। शासकीय सेवा में हम जितनी छुट्टियां जो हमारा अधिकार बनता है, उस पूरी छुट्टियों का इस्तेमाल हम अपने इलाकों के लोगों के लिए किया है। और इस इलाके से हम नए नहीं है, यहाँ के लोगों से और गांव से, समस्याओं से भली भांति परिचित है। यदि आपको टिकट मिलता है, देखने में आता है कांग्रेस क्षेत्र में भी कई हिस्सों में बटी हुई है, अलग अलग दावेदारियां आ रही है, अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। एक सामाजिक संगठन जयस भी एक्टिव है। तो इस तरह से बिखरी हुई कांग्रेस को आप क्षेत्र में किस तरह से एकजुट करने में विश्वास रखते हैं और किस तरह से आप करेंगे? जी, देखिए, ये लोकतंत्र में टिकट मांगना ये तो सबका अधिकार है जी। और टिकट मांगते तक ये सब माहौल भी दिखता है। मुझे तो कहीं ऐसा गुटबाजी नजर नहीं आती है और मेरी जो टीम है, हमारे जो इलाके के जो लोग हैं, कार्यकर्ता, उनमें मेरा पूरा विश्वास है कि जिस भी दिन हाईकमान किसी भी, हमने तो दावेदारी प्रस्तुत की, किसी भी उम्मीदवार को टिकट फाइनल होगा तो हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे और सेंधवा विधानसभा को हम जीतेंगे। क्या दूसरे प्रत्याशी के नेतृत्व में आप उनका समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि संगठन होता है और संगठन के हाईकमान का जो निर्णय होगा उसको हम अक्षरशः पालन करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। किन मुद्दों पर आपको लगता है कि क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए? जी, ये एक बड़ा प्रश्न है। आजादी के 76 साल के बाद भी हमारे इलाके में जो एजुकेशन का स्तर होना चाहिए वो अभी भी काम करने की जरूरत है। मैं आपके सामने ये उल्लेख करना चाहूंगा कि कई सारी जगह पे आज भी स्कूल भवन नहीं है।
है तो छट टपकती है। कई सारे जगह पे रोड नहीं है, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो ऐसा इलाका है कि बसाहट अलग अलग जगह पे फलिये में जी। होती है। तो स्कूल तो गांव में एक ही फलिये में है, तो वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे एजुकेशन, और पहली प्राथमिकता होगी हमारे एजुकेशन। व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसको अच्छा बुरा निर्णय करने की क्षमता आ जाती है, और वो फिर अपना खुद का आजीविका चलाना, स्वावलंबन खड़ा करना वो खुद ही कर लेता है। दूसरी जो बात है हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए और उसको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। तो हमारे इलाके में जो हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कम है, जो है उसमें संसाधनों की या सुविधाओं की कमी है। लेब नहीं है यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर आपको हर जगह पे जो जितनी पदस्थापना है डॉक्टरों की वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे इलाके के, एक तो फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग नहीं है यहाँ के इलाके के लोग, तो उनको स्वास्थ्य की सुविधा के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो कई सारे हिरासमेंट होते हैं। तो हेल्थ को लेके एक बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर वो है पलायन। चूंकि हमारे यहाँ मौसमी खेती होती है और खेती के जोत जो है छोटे हैं किसानों के, 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़, मुश्किल से किसी एक दो किसान, गिनती के किसानों के पास में ज्यादा जमीनें हैं। और उसमें भी जमीन जो हमारी, एक तो लाल मिट्टी है, उबड़ खाबड़ जमीन है और पहाड़ी इलाका है। तो जो साल भर की जो फसल आती है उसका पूरा आजीविका साल भर चल जाए ऐसी फसल नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में मजदूरी के लिए, आजीविका के लिए व्यक्ति पलायन करके जाता है। तो उस पे हमको काम करने की जरूरत है कि इलाके के व्यक्ति को रोजगार इलाके में कैसे मिले, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ऐसे तमाम स्कूल डेवलपमेंट सेंटर, ये सब चीजें करने की जरूरत। चौथी जो बड़ी चीज है कि जैसे सेंधवा हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा शहर है और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व रखता है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ की चीजें, परिस्थितियां ऐसी हुई है, कुछ शासन की पॉलिसियां जिसमें कि जो विपक्ष अभी जो वर्तमान सत्ता है उन्होंने लापरवाही रखी है। तो यहाँ का जो कॉटन इंडस्ट्री है वो यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट हो गई महाराष्ट्र में। 108 इंडस्ट्री हुआ करती थी, एशिया की सबसे ज्यादा जिनिंग फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो अभी गिनती की रह गई है। तो उससे ये हुआ यूं है कि यहाँ का व्यापार तो प्रभावित हुआ है, लेकिन इन जिनिंग फैक्ट्रियों में हमारे जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था, तो वो बेरोजगार हुए हैं और इससे पलायन और विस्थापन हुआ है। तो इस पे काम करने की जरूरत है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसपे एक व्यवस्थित ढंग से काम करने की आवश्यकता है, और अच्छा पढ़ा लिखा, व्यवस्थित और लंबी सोच वाला व्यक्ति और इलाके के सभी लोगों में के बीच में सामंजस्य बिठा के चल सके, ऐसे व्यक्ति की नेतृत्व की यहाँ पर जरूरत हम लोगों को महसूस हो रही है। प्रदेश में 18.5 वर्ष भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस को थोड़ा कम मौका मिला इस दौरान, बीच में 15 महीने की सरकार कांग्रेस की भी रही। 18.5 सालों की भाजपा सरकार के बाद आपको ऐसा क्या लगता है, कहाँ चूक हुई? आदिवासी क्षेत्र को आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने काम किया है या और कुछ मुद्दे बाकी है? क्योंकि वो बताते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए कई सारी जनहितैषी योजनाएं चला रखी है, उससे आदिवासियों का विकास हुआ है। जी, उनके दावे हो सकते हैं और हम तो कहेंगे कि घोषणावीर सरकार है ये, कई सारी घोषणाएं करते हैं, कई सारे दावे करते हैं, लेकिन जमीन स्तर पे जाएंगे, आप भी जाएंगे तो आपको भी चीजें दिखेगी। आज भी ऐसी जगह है सेंधवा विधानसभा में जहां पर लोगों को, अभी जो बारिश का सीजन चल रहा है, क्योंकि बारिश के सीजन से हम गुजर रहे हैं, तो उनको पैदल चलना मुश्किल है। तो यदि काम किए हैं तो आखिर काम गए कहाँ? कोई छीन के तो नहीं ले जाएगा। उसके बाद में स्कूलों की हालत, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बखान किया, वो खराब है ना। हमारे यहाँ कोई ऐसी बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है, जैसे मेडिकल को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर या ITI को लेकर, जिससे कि हमारे यहाँ के लोग यदि वास्तव में काम किया है तो वो दिखना चाहिए जमीन पे, और वो सबको दिखेंगे। सिर्फ कहने भर से चीजें थोड़ी हो जाएगी, और सिर्फ आप कागजों पे प्लान बना लिए, योजना बना लिए और उसको कहे कि हमने बहुत सारे काम कर लिए, तो वो झूठे वादे हैं, झूठी चीजें हैं, और अभी काफी काम करने की जरूरत है। और हम तो ये भी कहेंगे कि भाजपा की सरकार जब प्रदेश में आई, उससे पहले हमारे आदिवासियों को लेकर कई सारी योजनाएं चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। रानी दुर्गावती योजना बंद कर दी गई, कई सारे हम लोगों को लोन से लेकर रिलेटेड चीजें थी वो बंद कर दी गई। अभी बोलते कि एजुकेशन को लेकर लोन है, व्यापार को लेकर लोन है। तो इतनी सारी जटिल प्रक्रिया है कि एक यदि गरीब आदमी वहां लेने के लिए जाए तो वो दर दर की ठोकरें खा के वापस आके माथा पीट के बैठ जाता है। तो इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है, और आने वाले समय में यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम लोग मिलके इन सब मुद्दों के पूरी दृढ़ता के साथ में लड़ेंगे और करवाएंगे। ये थे हमारे बीच क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और वर्तमान में कांग्रेस की तरफ से क्षेत्र के लिए
विधायक की दौड़ में टिकट की मांग कर रहे हैं। और पोरलाल जी ऐसे तो सामाजिक कार्यकर्ता एवं शासकीय सेवा में कार्यरत रहे हैं। उन्होंने बेबाकी से हर बात, हर प्रश्न के सवाल बेबाकी से रखे, हर मुद्दे पे अपनी बात रखी।